गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू जीएसटी क्लास। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर कैसे होता है, क्या होता है, क्या किसी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, अगर हमने कैंसिल कर दिया और हमें लगा कि हमने गलती से कैंसिल करा दिया तो उसे हम वापस कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कौन कौन से पर्सन्स लायबल हैं जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए, किन पर्सन्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, किस किस टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, ये सब अब हम इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन का मीनिंग जानते हैं। लॉ के अंडर जब भी कोई पर्सन एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के लिए लायबल हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। तो अब हम कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति जीएसटी लॉ के अंडर, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एंटिटी हो सकती है जिसने गुड्स या सर्विसेज को सेल परचेज करना है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो गुड्स या सर्विसेज को ख़रीदना और बेचना चाहते हैं तो उनके लिए जीएसटी के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। अगर कोई पर्सन जो कि अनरजिस्टर्ड है तो ऐसा व्यक्ति कस्टमर्स से भी जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। तो जीएसटी हमने पढ़ा है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इस टैक्स को हम कहते हैं कि सप्लायर यानी कि जो सेलर है गुड्स या सर्विसेज का, जब वो गुड्स या सर्विसेज को बेचता है तो वो कस्टमर से कुछ टैक्स चार्ज करता है कंडीशनली। वो खुद भी जब उन गुड्स को ख़रीदता है तो उस टाइम भी वो उनके ऊपर टैक्स देता है। जीएसटी में हमने एक टर्म पढ़ी हुई है स्टूडेंट्स, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो भी इनपुट्स सप्लायर के पास होते हैं वो उनके ऊपर अपना टैक्स को रिक्लेम कर लेता है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब वो सप्लायर जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हो। अगर कोई पर्सन जो कि गुड्स या सर्विसेज की डीलिंग कर रहा है, सेल परचेज कर रहा है, और अगर वो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ऐसा व्यक्ति ना तो आईटीसी क्लेम कर सकता है और ना ही वो कस्टमर से जीएसटी को कलेक्ट कर सकता है। अब हम कहेंगे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कब होता है, किन लिमिट्स को क्रॉस करने पे होता है, आपकी सेल्स कितनी होनी चाहिए, टर्नओवर कितनी होनी चाहिए। तो अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आगे हमारे पास आता है कुछ थ्रेश होल्ड लिमिट, यानी कि एक निर्धारित सीमा है जीएसटी में। अगर वो निर्धारित सीमा आप क्रॉस करते हैं, उससे ज़्यादा की आपकी टर्नओवर है, तो किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड यूनिट का चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो यानी कि थर्ड यूनिट हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ऑल या एवरी पर्सन जो कि गुड्स या सर्विसेज की डीलिंग में, उसकी सप्लाई में इन्वॉल्व है, तो उसे जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। कहाँ पे? जहाँ पे वो व्यक्ति टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, चाहे तो वो अपने स्टेट में कर रहा है या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को उस राज्य में या उस केंद्र प्रशासित राज्य में अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन हम बात करते हैं सेक्शन 22 में। तो सेक्शन 22 का सब सेक्शन 1 कहता है कि हर वो व्यक्ति जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, वो जहाँ से भी ऐसी सप्लाई कर रहा है वहाँ पे उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अब बात आती है बेनिफिट्स क्या हैं, हम क्यों रजिस्ट्रेशन कराएं जीएसटी के अंदर। पहला, अगर किसी व्यक्ति की निर्धारित सीमा से, थ्रेश होल्ड लिखा हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे कि निर्धारित सीमा, जब निर्धारित सीमा से ज़्यादा किसी व्यक्ति की टर्नओवर हो जाती है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो हमने कहा कि इसके लिए उसके ऊपर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी लगेगी, यानी कि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक की सेल्स होने पर भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो हम कहेंगे कि उसने रूल्स को ब्रेक किया है और उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। सेकंड, हम कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो रजिस्ट्रेशन का मतलब कि वो पर्सन एक कानूनी रूप से उसको अथॉरिटी मिल जाती है, उसको एक पहचान मिल जाती है कि वो गुड्स या सर्विसेज का सप्लायर है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति ने जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो कस्टमर से भी जीएसटी कलेक्ट कर सकता है।
चौथा वो आईटीसी के लिए क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है, जब पर्सन रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उसे इंटर स्टेट सेल्स करने में भी कोई प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं लगेगा। जब हम इंटर स्टेट सेल्स करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा हुआ हम कौन सा टैक्स लगाते हैं, आईजीएसटी। और अगर हम विद इन स्टेट सेल्स कर रहे हैं तो उसके लिए हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते थे। उसके बाद अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो इसका और क्या बेनिफिट है कि हमारे पास जितने भी टैक्सेस हमने पे किए हैं उन गुड्स को ख़रीदते टाइम अपने इनपुट पे जितने भी टैक्स थे उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग हो जाती है, और जब उनको प्रॉपर लिखा गया है तो उन्हीं के बेसिस पे हम आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। अब बच्चे हमारे पास आता है थ्रेश होल्ड लिमिट, जो कि हमने अभी यहाँ देखा था कि वो निर्धारित सीमा क्या है जब किसी व्यक्ति को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अब इस निर्धारित सीमाओं की बात करते हैं। ये है हमारे पास थ्रेश होल्ड लिमिट्स। तो बच्चे अब हम लिमिट की बात करेंगे। सॉरी, गलती से मैंने यहाँ पे एलटी कर दिया है, टीएल आएगा, दैट इज थ्रेश होल्ड लिमिट। तब हम पढ़ते हैं बच्चे कि किस राज्य में कितनी टर्नओवर या सेल्स होने पर या सप्लाई होने पर हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है इंडिया टोटल 29 स्टेट्स, उसमें से 11 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला हुआ है, और इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में गवर्नमेंट ने सप्लाई के लिए या सेल परचेज के लिए कुछ रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं। तो वो रिलैक्सेशन यहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी इम्पोज होते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे राज्य। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि नॉर्मली जो जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, अगर गुड्स हैं तो आपकी टर्नओवर 40 लाख पर एनम, इससे ज़्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आई रिपीट, गुड्स और सर्विसेज हमने अब तक दो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अगर हम गुड्स की बात करें तो अगर पूरे इंडिया में आपकी सेल्स या आपकी टर्नओवर 40 लाख से कम है गुड्स के केसेस में, तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करती है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। अब बात करते हैं सर्विसेज की। गुड्स के लिए तो हमने कह दिया कि 40 लाख, तो सर्विसेज के लिए 20 लाख ये लिखा हुआ है। तो सर्विस अगर 20 लाख तक है तो आपको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 20 लाख से ज़्यादा है आपकी सर्विसेज तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो गुड्स के लिए हमने कहा 40 लाख और सर्विसेज के लिए 20 लाख। अब हम कह रहे हैं कि ये तो हमने पूरे इंडिया की बात कर दी, तो इसमें जो स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बाकी सारे स्टेट्स। अब बात आती है 11 जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इनको जब डिवाइड किया गया तो इस स्पेशल कैटेगरी को भी 7 एक साइड कर दिए और 4 स्टेट एक साइड कर दिए। अब जो 7 वाले स्टेट्स हैं वहाँ पे चाहे आप गुड्स सप्लाई करो या सर्विसेज सप्लाई करो, तो इन 7 राज्यों में जब हम गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करेंगे तो वो एनुअल टर्नओवर अगर 20 लाख तक है, नो रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर 20 लाख से ज़्यादा है गुड्स या सर्विसेज की टर्नओवर, वो है पुदुचेरी, तेलंगाना, मेघालय, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इनमें अगर आपकी टर्नओवर गुड्स या सर्विसेज के केसेस में 20 लाख से एक्सीड करती है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। 20 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 7 हो गए, बाकी के 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट वो हैं हमारे पास मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इनमें अगर आप गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हो तो आपकी थ्रेश होल्ड लिमिट 10 लाख तक की है। 10 लाख 4 राज्यों के लिए, 20 लाख चाहे गुड्स और सर्विसेज हो, स्पेशल 7 कैटेगरी स्टेट्स। अगर पूरे इंडिया में इनके सिवा इन 11 के सिवा और अन्य राज्य हैं तो वहाँ पे सर्विसेज की सप्लाई 20 लाख से एक्सीड करती है तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है। गुड्स की सप्लाई 40 लाख से एक्सीड करती है तो रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। आगे हम बात करते हैं, कुछ प्रोविज़न्स हमें दिए हुए हैं। इफ़ ए पर्सन विद प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा राज्यों में बिजनेस हैं पूरे इंडिया में, तो ऐसे व्यक्ति का अगर उसकी एक ब्रांच तो किसी नॉर्मल स्टेट में है जो हमारी 40 लाख वाली लिमिट है और एक ब्रांच किसी स्पेशल कैटेगरी में है, तो जिस स्टेट स्पेशल कैटेगरी वाली स्टेट में उसकी वो ब्रांच है वहाँ पे उसकी टर्नओवर की लिमिट 10 लाख तक हो जाएगी।
ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं। जो आपकी लिमिट है वो 40 लाख की अभी हमने बात की थी पूरे इंडिया में, तो वो गुड्स और सर्विसेज के लिए कहा था हमने 40 लाख और 20 लाख। अब हम कह रहे हैं कि 40 लाख की लिमिट उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो कि आइसक्रीम, पान मसाला या टोबैको ऐसी सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, तो इनके लिए 40 लाख की कोई लिमिट नहीं है। अगर इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई आप कर रहे हो, चाहे उनकी लिमिट 40 लाख से कम है, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। अब बात आती है, हम कह रहे हैं कि 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख, तो ये टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या होती है, किन बेसिस पे इनको कैलकुलेट किया जाता है, किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, किन्हें एक्सक्लूड करना है। तो टर्नओवर के लिए हमें सेक्शन 2 का सबसेक्शन 6 दिया हुआ है, इसको शॉर्ट में बच्चे मैंने 80 करके लिखा है। तो एग्रीगेट टर्नओवर की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। क्या होती क्या है एग्रीगेट टर्नओवर, जिसके एक्सीड होने पर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट टर्नओवर फॉर ए पर्सन हैविंग द सेम पैन, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर किसी व्यक्ति के पास है पूरे इंडिया में, चाहे उसके कितने भी बिजनेसेस हैं, अगर एक ही पैन के अंदर उसने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, तो पूरे इंडिया में जितने भी उसके बिजनेसेस हैं उन सब की टोटल को हमने लेना है, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है उसी को हमने कहना है एग्रीगेट टर्नओवर। इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, आउटवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड यानी कि जो हमने बाहर सप्लाई किया, जो हमने बेचा, उसमें क्या क्या, वो सप्लाई जो हमारी टैक्सेबल थी और जो फॉरवर्ड चार्ज के अंडर आती है। हमने 2 चार्ज पढ़े हुए हैं, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में जिसमें हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे टैक्स कौन देगा, रिसिपिएंट देता है। तो हम यहाँ पे उन चार्जेस की बात करेंगे। अगर हम किसी पर्सन के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, उसके एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं, तो अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज के अंडर कोई सप्लाई की है तो एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करना है। उसने सप्लाई तो की है, चाहे वो एग्जम्प्ट ही क्यों नहीं है, पर उसने टर्नओवर तो उसके कैलकुलेट होगी, प्रोडक्शन तो किया है उसने, सेल्स भी किया है, चाहे वो आपकी एग्जम्प्ट ही क्यों नहीं थी। तो जितने भी आउटवर्ड सप्लाई है, चाहे वो एग्जम्प्ट हो, नॉन टैक्सेबल हो, इंटर स्टेट हो, चाहे आपने एक्सपोर्ट्स किए हों या कोई फॉरवर्ड चार्ज के अंडर कोई सप्लाई की है, तो इन सबको हमने एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड नहीं करना, जीएसटी लॉ में जितने भी टैक्सेस हमने पे किए हैं, आइदर इट इज़ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और एनी सेस, अगर कोई भी टैक्स हमने जीएसटी लॉ में पे किया है तो एग्रीगेट टर्नओवर में हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड क्या करना है, सारी टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट, तो ये सारी सप्लाईज़ को हमने इंक्लूड करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है। अच्छा, और क्या नहीं इंक्लूड करना, देखो आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, वो भी इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे तो रिसिपिएंट अगर टैक्स देगा तो हम रिसिपिएंट के टर्नओवर में ऐड करेंगे, हम सप्लायर के टर्नओवर में ऐड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था एग्रीगेट टर्नओवर। तो जो आपकी 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख की लिमिट आएगी वो इन्हीं के बेसिस पे आएगी। इन चारों का हमने टोटल करना है, इनके टोटल के बेसिस पे ही हम कहेंगे कि कोई सप्लाई अगर एग्रीगेट टर्नओवर से ज़्यादा है तो उसका हम रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। अब बात आती है टाइम लिमिट, यानी कि कब रजिस्ट्रेशन कराना है और किस जगह पे कराना है। सेक्शन 25 का सबसेक्शन 1 इसको डिफ़ाइन करता है कि जब भी कोई व्यक्ति थ्रेशहोल्ड लिमिट से क्रॉस करके सप्लाई करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, और उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाता है और उसको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। सेकेंड पार्ट में हमने कहा है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कभी कभी ट्रांजेक्शन्स करता है, कभी कभी सप्लाई करता है। दूसरा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी कि टैक्सेबल पर्सन तो है लेकिन वो भी नॉन रेजिडेंट है। जो वो नॉन रेजिडेंट है तो वो भी इंडिया से बाहर से सप्लाई कर रहे हैं और वो भी कभी कभी करेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, ये इस तरह के कैजुअल हो या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, ये व्यक्ति कभी कभी जब बिज़नेस के लिए ट्रांजैक्शंस करते हैं यानी कि सप्लाई करते हैं तो इनकी सप्लाई पे हमने टैक्स लगाना है, इनके लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। दोनों का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, फर्स्ट डिफरेंस इंडिया से बाहर होता है, इंडिया में नहीं होता। कैजुअल पर्सन इंडिया का हो सकता है। और सेकेंड डिफरेंस, नॉन रेजिडेंट पर्सन बिजनेस के फर्दरेंस के लिए सप्लाई नहीं करता, जबकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बिजनेस के कंटिन्यूएशन या फर्दरेंस के लिए सप्लाई करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को
अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने से 5 दिन पहले, कम से कम 5 दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। उसके बाद प्लेस की हमने बात करनी है। हर उस राज्य या यूटी में जहाँ पे ऐसे व्यक्ति सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं, तो हर उस राज्य में वो उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति का एक ही पैन है और उस पैन के अंडर उसके अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो हर बिज़नेस को हम डिस्टिंक्ट एंटिटी मानकर उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ा है अब कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन क्या है। ये देखिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात की थी, फिर हमने कहा था कि थ्रेशहोल्ड लिमिट्स यानी निर्धारित सीमा क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए। हमने जीएसटी के कुछ बेनिफिट्स पढ़े, लिमिट्स की हमने बात की, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और नॉर्मल स्टेट्स की बात की, कुछ प्रोविजंस पढ़े किन के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। तो इन व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है, चाहे इनकी सप्लाई कितनी भी क्यों ना हो इन पर्सनस की। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो सप्लाई हमने कैलकुलेट कैसे करनी है, दैट वाज एग्रीगेट टर्नओवर। हमने उसको स्टडी किया, किन चीज़ों को इंक्लूड और एक्सक्लूड करना है। फिर उसके बाद हमें किस टाइम और किस जगह पे रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये था हमारा बेसिक ऑफ रजिस्ट्रेशन।